नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है कांग्रेस कंफ्यूज। सुपरहिट फिल्म 3 इडियट का एक हिट गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। इस गाने की ये लाइन है कांग्रेस पर सटीक बैठ रही है। इन दोनों कांग्रेस की भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नए नए पैंतरे पार्टी आजमा रही है ताकि उसे कोई उम्मीदवार मिल जाए। हालांकि इस कंफ्यूजन पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है और कह रही है कि कांग्रेस ही डिफ्यूज है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में इस कंफ्यूजन की वजह क्या है और उसे इसका सॉल्यूशन कब तक मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में कंफ्यूजन, टिकट को लेकर टेंशन, क्या नहीं बैठ पा रही इक्वेशन। कभी सर्वे, कभी न्याय प्रोजेक्ट, तो कभी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा। टिकट बंटवारा कैसे हो, इसकी इक्वेशन कांग्रेस सेट नहीं कर पा रही। यानी कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज दिख रही है। ये कंफ्यूजन पार्टी में इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में अब चुनौती है कि कैसे टिकट दिया जाए। लिहाजा कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे पानी में डूबता कोई शख्स चारों तरफ हाथ पैर मारता है कि डूबते हुए को कोई तो सहारा मिल जाए और उसकी जान बच सके। हालांकि इन तमाम पैंतरों को आजमाकर क्या कांग्रेस टिकट बंटवारे का हल निकाल पाएगी, ये सवाल उठने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता इसे टिकट फाइनल करने से पहले ही सामान्य सी प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो पूरी प्रणाली है वो न्यायपूर्ण है और न्यायपूर्ण होने का अर्थ ये है कि इसमें पारदर्शिता है। ये हम सत्ता के दम पर, उसकी बैसाखी के दम पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं जैसे भाजपा करती है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है जिसके माध्यम से टिकट का वितरण किया जाना है। कांग्रेस भले ही इसे एक प्रक्रिया बताए, लेकिन छत्रपों में बटी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी भी उसके नए नए पैंतरों पर निशाना साध रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है, इसलिए कांग्रेस के नेता अब चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से कंफ्यूज है और डिफ्यूज है और जिस प्रकार से निष्प्राण हो रही है, स्वयं ही कांग्रेस कहती है कि उनके यहाँ पर जो है जो सांप खुले सांप घूम रहे हैं, आस्तीन के सांप तो ठीक है और बेईमान लोगों से भरी है। स्वयं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं, कांतिलाल भूरिया जी जैसे। और मैं बात करूं कि पिछले अभी विधानसभा चुनाव भी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था और आपने देखा किस प्रकार से विधानसभा में टिकट बदले गए। लगभग 1 दर्जन टिकटों को बदलना पड़ा था कांग्रेस को। तो क्या पता कौन सा सर्वे रहता है उनका, क्या रहता है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर तो कुछ ऐसा रहता ही नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से कंफ्यूज है। विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं ने मनमर्जी से टिकट बांटे। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से साफ हो गई। अब कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव से पहले अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने समस्या ये खड़ी होती दिख रही है कि टिकट किसको दे। लिहाजा नए नए फॉर्मूले लाकर कांग्रेस बलि का बकरा ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हैं और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इतना कन्फ्यूजन क्यों है? कमेटी भी बना रहे हैं टिकट के लिए, न्याय प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, बड़े नेता किनारा भी कर रहे हैं कि हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और बीजेपी कह रही है कन्फ्यूजन तो है ही, कांग्रेस ही डिफ्यूज है, बिखरी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी जो चुनावी प्रणाली है कांग्रेस संगठन की, वो पारदर्शिता के साथ हो रही है। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उनके साथ ही हर विधानसभा के भी उन्होंने अपने एक कमेटी बनाई थी जिनमें सब लोग अलग अलग अपने प्रभार क्षेत्र में गए थे, बूथों पर चर्चा की, मंडलम सेक्टर में करी। और लोकसभा प्रभारी के बाद अब ये स्क्रीनिंग कमेटी, लोकसभा समन्वय चुनाव समिति, इन सब की बैठकें भी चालू हो रही है। और उसके बाद लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से भी, वरिष्ठ नेताओं से, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जनपद पंच, सरपंच, जिला पंचायत या विधानसभा के हों, सबसे उसमें राय मशवरा लिया जाएगा।
कुल मिलाकर कांग्रेस पारदर्शिता के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। लेकिन विधानसभा में भी आपने इसी तरह से किया था, नीचे से आपने कार्यकर्ताओं से, जिले के पदाधिकारियों से सर्वे कराया था। आलाकमान ने सर्वे किया था, दिल्ली से सर्वे हुआ था, कमलनाथ जी ने भी सर्वे किया था और दिग्विजय सिंह ने भी एक रिपोर्ट दी थी। बाद में ये आया कि आपके प्रभारी को जिला अध्यक्षों से कहना पड़ा कि जो हमारे सर्वे में पहले नंबर पर है, आपके यहाँ तीसरे नंबर पर क्यों? तो ऐसा कंफ्यूजन यहां भी होने वाला है। फिर इतनी सारी कमेटियां बना दी हैं आपने तो। बिल्कुल नहीं, इन कमेटियों का सर्वे जो है एक ही होगा और सबके सर्वे अलग अलग होते हैं। विधानसभा के सर्वे अलग थे, उसमें उस परिस्थितियों में कई लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से उस समय टूटकर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से भाजपा में गए, तो उस समय ये परिस्थिति सर्वे को हटाकर भी हो गई थी। परंतु अभी ये स्थिति नहीं है कि कोई मना करे या बिल्कुल ऐसा कि 29 लोकसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बिल्कुल बैठे हैं। कांग्रेस आज भी मैदान में है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के जो भी लोकसभा प्रत्याशी खड़ा होगा उसके लिए मैदान में बिल्कुल संघर्ष के साथ खड़े रहेंगे। या बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि बड़े नेता तो किनारा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहने लगे कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह से समितियां बना के, कमेटियां बना के ऐसे व्यक्ति को तलाश किया लाए जो हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अच्छी बात है अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दी जाए, कांग्रेस जनों को ही टिकट दी जाए, आयातित प्रत्याशी नहीं होंगे तो और अच्छा होगा। ये भी विचार हो सकता है बड़े नेताओं का कि हमको नए कार्यकर्ताओं में से ही कांग्रेस में टिकट दी जाए लोकसभा के लिए। ऐसा नहीं देंगे कि दीपक जोशी आ गए तो उनको टिकट दे दिया, शेखावत आ गए तो उनको दे दिया, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये तो कांग्रेस की तुरंत, जो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे देती है टिकट, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अकेली देती है, लेकिन कांग्रेस ने अधिकतर कांग्रेस जनों को ही टिकट दिया था। पहले विधानसभा में जरूर हुआ होगा कि कई जगह भाजपा प्रत्याशी आ गए, लेकिन अभी लोकसभा में सारी कमेटियों से और बहुत पारदर्शिता से कांग्रेस संगठन नजर बनाए हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और उनके हिसाब से बिल्कुल जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से प्रत्याशी बनाए जाएंगे। आ रहा हूं उपाध्याय जी मैं आपके पास। गुंजन, वो कह रहे हैं कि ये पारदर्शिता व्यवस्था है और आप कह रहे हैं कंफ्यूजन के साथ डिफ्यूज भी है कांग्रेस। तो जब वो इतनी डिफ्यूज है, कंफ्यूजन में है, तो फिर इतना डर क्यों कि सीएम से लेके विधायक तक को रात गुजारना पड़ेगी गाँव में? जब इतनी बिखरी हुई है तो फिर डरना ही नहीं चाहिए। देखिए विजय जी, आपके दो सवाल हैं, उन दोनों का अलग अलग मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। दोनों में अंतर है। एक, आपने पूछा कि कांग्रेस बिखरी हुई है, तो कांग्रेस को लेके तो मैं पहले बता दूं आपको कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है अब न जिसके पास चाल है, न चरित्र है, न चेहरा बचा है। कांग्रेस के पास न नीति बची है, न नियत बचा है, न नेता बचा है। तो जो देखिए, आप उपाध्याय जी, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना था, अब आप शांतिपूर्वक सुने मुझे। हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, गोवा में भी देखा है, झारखंड में भी देखा है, बिहार में भी देखा है। तो आ रहा हूँ राजकुमार जी, आ रहा हूँ आपके पास। पार्टी के नेता नहीं बताए, क्योंकि आपको तथ्य नहीं बचे हैं आप कांग्रेस के पास कहने के लिए, जनता के लिए, जनहित के लिए कोई बात नहीं बची है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जनहित की बातें हैं उनको आप रोकने की सिर्फ कोशिश होती है। हमें पता है आपका एजेंडा, आपको सिखा पड़ा कि चैनलों पे भेजा जाता है कि बस भारतीय जनता पार्टी जो सही तत्वों के साथ अपनी बात रख रही है जनता के बीच, उसे किसी भी तरह आप इंटरप्रेट करते जाए और अपनी बातों जनता तक पहुंचाने दीजिए, है ना। अब आप बिल्कुल शांति से सुनिए, क्योंकि फिर आपकी बारी में वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब आप शांति से सुनिए। तो देखिए विजय जी, मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया, तो नीति भी नहीं बची है, नेता भी नहीं बचे हैं। तो जब कुछ बचा ही नहीं है जिस पार्टी के पास, तो वो जनता के बीच आके क्या करेगी। दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा चुनाव परिवारवाद से लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव विकासवाद से लड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है अपने अपने बेटों को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है देश बचाने के लिए। कांग्रेस हर चीज भंग में यकीन रखती है। आपने सुना होगा, हर थोड़े दिन न्यूज में होता है, यहाँ भंग, वहां उनके प्रवक्ता लड़ लेते हैं, कुर्सी मारते हैं। कभी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी एक दूसरे की कुर्ता फाड़ राजनीति करते हैं, जूता मार राजनीति करते हैं। तो ये भंग की परिभाषा में आता है सब कुछ। कांग्रेस भंग में यकीन रखती है, भारतीय जनता पार्टी हर एक उस काम को ढंग में करने से यकीन रखती है। तो ये तो मैंने आपको फर्क बताया।
दूसरा आपने पूछा डर क्यों कि आप गांव तक जाने का, गांव चलो अभियान चला रहे हैं। इसे डर नहीं कहते विजय जी, इसे जनता के हित में की हुई कार्रवाई कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई जंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जनता है तो हम है और हम है तो जनता है। तो ये जो जनता और पार्टी के बीच का संबंध है, सामंजस्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को जनता के बीच पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य कर रही है। पूरी निष्ठा से, पूरी सेवा भाव से, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कांग्रेस की तरह सिर्फ ये दिखावा नहीं कर रही कि 45,000 कमेटियां बना के कांग्रेस बैठा दी है कि हर एक कमेटी में कौन नेता है। इनके हारे हुए नेता है, इनके फ्लॉप नेता है, जो आपस में विभाजित है, जो तितरे बिखरे पड़े हुए हैं। हाथ के पंजे की जो 5 उंगलियां होती है विवेश जी, ये 5 उंगली क्या दर्शाती है? इनके 5 नेता दर्शाती है कि कैसे 5 कांग्रेस है। अब एक कांग्रेस नहीं बची है, एक कांग्रेस है जो सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की दिल्ली से चलाते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है कमलनाथ जी चलाते हैं, तीसरी कांग्रेस दिग्विजय सिंह की चलाते हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कांग्रेस में संगठन की बात सुनी जाती है, कार्यकर्ता की सुनी जाती है। चुनाव में 2023 के चुनाव में कैसे नकुलनाथ जी ने प्रतिनिधियों का ऐलान किया था, कैसे नकुलनाथ जी ने कांग्रेस चलाई थी। इनकी 5वीं उंगली बच गई थी विदेश जी। हास्यप्रद बात, पर अभी उन्होंने 5वीं उंगली में जीतू पटवारी को लाके बैठा दिया है, जो दिखाती है। चलिए मैं लौटूंगा दूसरे दौर में आपके पास। विभाजित तिथरी बिथरी कांग्रेस है जो जनहित से बहुत दूर दूर तक है। आप जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था बता रहे थे, उसकी उन्होंने पोल खोल दिए किस तरह से नकुलनाथ ने टिकट बांटे थे। बिखरी हुई कैसी है वो आपने विधानसभा में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं आप, अलग अलग कमेटियां। छोटा सा जवाब दीजिए राजकुमार जी। देखिए, कोई बिखरी हुई कमेटी नहीं है, अलग अलग दायित्व दिए गए हैं कमेटियों में, और उन दायित्वों के आधार पर ही उनसे संगठन चर्चा करेगा और उनसे के हिसाब से ही सर्वे के उनकी जो रिपोर्ट रहेगी उसके आधार पर ही लोकसभा के टिकट पर चर्चा की जाएगी। संगठन मतलब संगठित होना, ठीक है। तो ये संगठन की परिभाषा भी कांग्रेस को समझना चाहिए। तिवारी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, फिर लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। नहीं है, ठीक है, दोनों के पास लौट रहा हूँ। प्रदीप जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के कार्यालय खोलना शुरू कर दिए, उद्घाटन शुरू कर दिया है, और कांग्रेस कमेटियां बनाने में लगी है। तरह तरह की कमेटियां न्याय प्रोजेक्ट लेकर आ रही कि उसके आधार पर टिकट देंगे। मौजूदा परिस्थिति में आपको लगता है क्या कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी? जबकि तैयारियों के मामले में हमने देखा है कि बीजेपी 10 कदम आगे है। विधानसभा में भी कांग्रेस कहती रही कि हम 6 महीने पहले टिकट घोषित करेंगे, लेकिन कर नहीं पाई। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस को अभी बहुत मजबूत करने की जरूरत है। कारण यह है कि जो लीडरशिप है। जी बोलिए, बोलिए तिवारी जी, आपकी आवाज आ रही है? तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी ठीक है। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लौटेंगे उनके पास। जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए राजकुमार जी, जी बोलिए। जी आपकी, तिवारी जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी ब्रजेश जी, जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, क्या ऐसी मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएगी बीजेपी से? मेरे हिसाब से देखिए, कांग्रेस को अभी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने की जरूरत है। कारण यह है कि आप देखें तो बीजेपी बड़े सशक्त तरीके से अपना नेटवर्क तैयार की है, और इस तरीके से पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का पहले सेवा दल अलग अलग तरह से काम करता था, युवा कांग्रेस अलग तरीके से, श्रमिक संगठन इनके बहुत सारे थे, वो सब शून्य की तरफ है। आप देखें तो इनकी जो संगठनात्मक दृष्टि से जिलों में और ब्लॉक स्तर पे जो बड़े लीडर है उनकी आवाजाही कम हो गई, और यही कारण है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं।
आप देखें तो कांग्रेस कई धड़ों में बंट जाती है। जब टिकट का बंटवारा का मामला आता है तो जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने अपने तरफ खिंचाव करने लगते हैं, अपने लोगों को टिकट दिलवाने की बात करने लगते हैं। तो जो इनका समीकरण है, जो इनको ये कहते हैं कि हम सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके आधार पर हम टिकट देंगे, वो वास्तविक आधार पर निचले स्तर पर उतर नहीं पाता है। वही कारण है कि जो मूल कार्यकर्ता है, जो सही व्यक्ति है, जो टिकट का दावेदार है, उसको टिकट न मिलने से इनको उस तरीके की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो इनको तो सबसे पहले ये तैयार करना पड़ेगा कि जो हम शेड्यूल तय करते हैं, जैसे जो सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आती है, जिनको टिकट देना है, वास्तविक आधार पर उन्हीं को हमको टिकट दिया जाए। और उसमें दिक्कत ये होती है कि जो बड़े लीडरशिप है, जो बड़ी लीडर है, तो वो उस क्षेत्र के नेताओं के आधार पर अपने लोगों को टिकट दिलवाने में, लेकिन इस बार तो बड़े लीडर भी किनारा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि उनका 2 साल का कार्यकाल बचा है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे संकेत और भी नेताओं के आ रहे हैं। ब्रजेश जी, आप देखिए तो जितने बड़े लीडर हैं वो लगभग अब रिटायर होने के कगार पे आ गए हैं और उनको ये मालूम है कि मेरा जनाधार धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उनको ये लगता है कि हम राज्यसभा से या किसी दूसरे तरीके से हम राजनीति में बने रहें, लेकिन वो फील्ड पे अब उतरना नहीं चाहते हैं। अब उनको ये लगता है कि नई पीढ़ी आई है, उनको वास्तव में इनको करना भी चाहिए। जो नई पीढ़ी आई है उनको तैयार करें, टीम भी तैयार हो और वो आगे बढ़े चुनाव को लेके। ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और हर जिले में एक युवा वर्ग हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो या आदिवासी हो, इन सभी लोगों को साध कर और नई टीम को तैयार करना पड़ेगा। तब कहीं जाके ये एक संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ पाएंगे। जी ब्रजेश। तो राजकुमार जी, जनाधार वाले नेता नहीं बचे हैं, वो कह रहे हैं, इसलिए भागने लगे चुनाव से, राज्यसभा में जाना चाहते हैं। और जो गुंजन जी कह रहे हैं कि डर नहीं रहे हम तो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, सतत प्रक्रिया है ये उनकी। देखिए, राज्यसभा में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अगर इच्छा है कि नए लोगों को वो आगे करेंगे, तो ये तो बड़ा अच्छा कदम है कांग्रेस के लिए भी कि अगर वो नए लोग लाएंगे, नई पौध को जब आप आगे करेंगे तो नई सोच और नई विश्वास के साथ वो मैदान में होंगे। और संगठन भी पुरानी सारी चीजें, जैसे कमियां जो रहती है, सबके संगठनों में कमी रहती है। ऐसा नहीं या है वो कि बड़े किसी में नेता नहीं हैं, है। माहौल भांप जाते हैं, उनको लगा कि माहौल ठीक नहीं है इसलिए निकल लो, ये भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। निकलने के लिए जिनको निकलना था वो पार्टी छोड़ देते हैं ब्रजेश जी। लेकिन आज भी जो कांग्रेस के लिए जो लगे हैं, जो उनके साथ हैं, जिनका अपना तन मन से उनके साथ है, वो कांग्रेस की पार्टी, मात्र पार्टी के लिए, मात्र संस्था के लिए बिल्कुल प्रयासरत है। लेकिन राजकुमार जी, चाहे कमलनाथ हो चाहे जीतू पटवारी हो, लगातार आपके तमाम नेता कहते आ रहे हैं कि हमें बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ना है और हमें संगठन मजबूत करना है। लेकिन वैसा संगठन मजबूत करते नहीं है, कहते सब हैं, मजबूत करते नहीं है, जमीन पर दिखते नहीं है, फिर कहते हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए। देखिए भी, जीतू पटवारी जी युवा चेहरा हैं और वो अभी उनको कुछ माह हुए हैं, अभी 2 माह, तो निश्चित रूप से संगठन को उनको बहुत अपेक्षा है। और खास करके सारे जो नीचे छोटे कार्यकर्ता जो है, बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता से लेके सभी को साथ लेके चलने का जो उनका अभी लगातार प्रयास है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं राजकुमार जी, और आपके प्रदेश अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि हनीमून पीरियड में ही चल रहे हैं। ना, बिल्कुल वो सब जगह जा रहे हैं, आप ही ने उनके दौरे चल रहे हैं, बैठ के चल रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संगठन की बात आप कह रहे हैं, तो नए पदभार के बाद भी वो लगातार सक्रिय हैं। 2 महीने में उन्होंने हर अधिकांश जिलों के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर ली है, जूम मीटिंगें कर रहे हैं, पीसीसी में भी बैठकें कर चुके हैं, हर विभाग, संगठन, मोर्चा प्रकोष्ठों की। और अब कल से फिर चालू हो रही है जो कांग्रेस की लगातार बैठ के चालू होगी, सभी से मिलना जुलना। मेरा सब्जेक्ट ही वही है ना, कमेटियां बना रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, वो मैदान में उतर गए हैं, गांव में रात बिताएंगे, कार्यालय खोल रहे हैं। बिल्कुल, तो आपसे तो बहुत कदम आगे है ना वो। फिर आप कहोगे ईवीएम से हार गए। तो कांग्रेस संगठन भी बिल्कुल उसी राह पर है और कांग्रेस के नेतागण अपने अपने क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। और जहां तक रात गुजारने की बात है, तो जब इनको लगता है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो बिल्कुल क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन आज भी गांव और बूथ तक है।
इसलिए मजबूरी है कि ये बोल भले ही देते हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी हर बूथ पर है, हर ब्लॉक में है, हर नगर में है, हर जिले और हर विधानसभा से लोकसभा स्तर तक है और मजबूती से कांग्रेस के लिए खड़ा है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की एक बड़ी वो है समस्या कि कांग्रेस जानबूझकर अनजान बन जाती है। कांग्रेस एक पहले समय में आप देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों में बड़ी सशक्त थी और कई बार इनके मुख्यमंत्री रहे। कारण उसका रहा कि जो इनके अनुसांगिक संगठन थे वो काफी मजबूत थे। और दूसरी बात ये थी कि पट्टावाद आ गए ना तिवारी जी, अपने अपने चेले बिठा दिए तो पूरा संगठन धराशायी हो गया। राहुल गांधी एक प्रयोग करने के लिए आए कि चुनाव में, तो वहां भी नहीं चल पाए कि चुनाव से कोई जनाधार वाला नेता युवा कोई आएगा, तो वहां भी पट्टावाद चलने लगा। कभी कांतिलाल भूरिया के बेटे बन जाते हैं, कभी प्रियव्रत सिंह बन जाते हैं। तो उपाध्याय जी के जब वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप देखें तो इनका जो ग्रामीण क्षेत्र में था पहले नेटवर्क बहुत तगड़ा था। ये ग्रामीण क्षेत्र में पंच सरपंच सम्मेलन कराया करते थे, अपने लोगों से मिला करते थे, कांग्रेसियों को प्रोत्साहित करते थे जो कार्यकर्ता बनते थे। साथ साथ में 10-10, 15-15 बच्चों का जत्था तैयार होता था, तब कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन अब वो धीरे, आप देखें एक बार कांग्रेस किसकी उत्तर प्रदेश से आज 10 सीट, 2 सीट, 4 सीट पे आ गई। तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा कारण है क्योंकि कांग्रेस ने इसको सशक्त करने के लिए इनको ठोस कदम उठाने पड़े, आज से निर्णय लेने पड़ेंगे। जी जी गुंजन जी क्या बोल रही थी आप? ब्रिजेश जी, जो प्रदीप जी बात कर रहे थे उसका मैं कारण बताना चाह रही हूँ। कांग्रेस का आज ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस ये समझती थी सिर्फ सत्ता, कुर्सी और शासन के लिए राजनीति कर रही थी, जनता के हित के लिए कांग्रेस की राजनीति नहीं थी। और फिर जनता ने कांग्रेस को उनकी असली जगह दिखा दी है, असली चेहरा दिखा दिया। और दूसरी बात, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता आज भी गांव में बाट पर इतना मजबूत है कि आपकी नींद उड़ाए रखी है उसने। ब्रजेश जी, जनता के निर्णय को तो हम हमेशा स्वीकारते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि बिहार में क्यों ऐसा कर रहे हैं, झारखंड में क्यों कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट होकर डर भयग्रस्त है कि आप हर जगह चुनाव के पहले ईडी, सीबीआई तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। झारखंड की आप देखिए कि झारखंड में जैसी आज यात्रा पहुंचने वाली थी राहुल जी की, तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दिख रही है। नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार को तोड़फोड़ करके ला रहे हैं। एकनाथ शिंदे देख लीजिए, गोवा देख लीजिए। आपकी बैसाखियों पे चलने की आदत है भारतीय जनता पार्टी के पास। कुछ नहीं है, राजनीति है वो धीरे धीरे सामने आ रही है और जनता आपको आपका जवाब दे रही है। एक गठबंधन आपका चल रहा था, क्या हुआ गठबंधन का? मध्य प्रदेश में आपको याद दिला दूं, जब कमलनाथ जी से अखिलेश जी का नाम लिया था तो उनका जवाब था कौन? अखिलेश वकीलेश। तो ये तो आपके शीर्ष नेतृत्व का हाल है। एक तरफ आप गठबंधन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जवाब देते हैं कौन? अखिलेश वकीलेश। किस तरीके का झूठा गठबंधन बना रखा है? सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसको किस तरह रोका जाए, उसको कैसे तोड़ा जाए, ये काम कर रही है कांग्रेस। जनता को विजन है ना, उस विजन को पूरी करने की कोई रणनीति बना रखी है। इसलिए कांग्रेस तो राजकुमार जी, आप अपना गठबंधन संभाल नहीं पा रहे हैं, आरोप ईडी सीबीआई पे लगा रहे हैं। के लिए कांग्रेस का वजूद चल रहा है थोड़ा सा, ताकि आपके परिवार पलते रहे और हम सबके बच्चे भी जुमला बनती जा रही है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में धान के किसान जब मंडी पहुंच रहे हैं तो आज लोग सड़क पर किसानों को आना पड़ रहा है, भाव के मूल्य नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभी समझ रहा है और हाल ही के मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि वो वंदे भारत की तरह दौड़े। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो इनकी गारंटी थी ब्रजेश जी, जब इनकी गारंटी 3100 की धान देंगे, तो जब गारंटी थी तो धान की फसल का इंतजार किसान आगे तक नहीं करेगा। धान जब आगे तो मंडी में जाएगा तो उसको बिक्री करना ही है। समय हमारी पाना है। लेकिन राजकुमार जी, आप अपना गठबंधन संभाल नहीं पाए, नीतीश कुमार चले गए, उनको आप अध्यक्ष नहीं बना पाए, संयोजक नहीं बना पाए और ठीक रहा फोड़ रहे हैं उन पर। नीतीश कुमार पर तो अभी तक भ्रष्टाचार का ना आरोप लगा पाए ना बीजेपी, वो कहां से ईडी सीबीआई के डरेगी? सरकार डर की दहशत फैला के ये सब काम कर रही है। कभी ये काम बहुत तेजी से पूरे राज्यों में चल रहा है, हर जगह चल रहा है ये, कि ये पूरी संस्थाओं को अपनी हिटलरशाही के दबाव में लेना चाहते हैं और लोकतंत्र की मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जो जनता भी देख रही है। अच्छा, मतलब विपक्ष का नेता हो, उसके इतनी भारी भरकम राशि मिले, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
राजकुमार जी, क्या विपक्ष का नेता है इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबके यहाँ नहीं, पैसे बिल्कुल, मिल रहे हैं, ये लेकिन कहां अब से आ रहे हैं? क्या ईडी लेके जा रही है ब्रजेश साथ जी, मुझे में? बताइए, ब्रजेश जी 9 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का। बताइए किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ छापा पड़ा अभी तक? सारे छापे आप दूसरे दलों के लोगों पर ही क्यों प्रयोग करें, और फिर आपकी वॉशिंग मशीन में आके वो सुप्त हो गए। पहले आप जिनका विरोध करते थे, जिनके खिलाफ बोलते थे, आपकी पार्टी में आने के बाद वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। ये कौन सी आपकी बात धुलाई का चलिए, डिटर्जेंट बहरहाल है? समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस कंफ्यूजन में विधानसभा चुनाव से पहले भी थी और अभी भी उसका एक कंफ्यूजन बरकरार है। शायद ये दूर हो जाए, इसका हल उसे मिल जाए तो किसी परिणाम तक पहुंच सकती है, मुकाबले में आ सकती है। फिलहाल तो मुकाबले में कहीं दिख नहीं रही, लेकिन ईवीएम का राग अभी से शुरू कर दिया है। अब देखना यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में वो अपना एक उससे पहले कंफ्यूजन दूर करके मुकाबले में आ पाती है या नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।